नमस्कार, मैं वरुण तोमर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में साइबर क्राइम, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा भुगतान को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। वहीं शून्यकाल में बिजली के दाम का मुद्दा गरमाया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर नोक-झोंक भी देखने को मिली है। सदन में भाजपा विधायक सुनील सोनी ने साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि पिछले एक साल में कितने साइबर अपराध दर्ज हुए और पीड़ितों को कितनी राशि लौटाई गई, जिसके जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि एक वर्ष में 1301 साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। वहीं 107 पीड़ितों को रकम वापस दिलाई गई है। साथ ही रायपुर में 147 मामले दर्ज हुए हैं। 7 बैंकों के अधिकारियों कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के दिए गए बयान की याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि शिकायत पर कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। पंचायती मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि पात्र व्यक्ति को लक्ष्य के अनुसार मकान दिए जा रहे हैं। सदन में बिजली दर में वृद्धि पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव आसंदी ने अस्वीकार कर दिया है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था, जिसमें साइबर ठगी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नदीम मेमन जी हैं, ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़े हैं। पहले नदीम जी, आपके पास आऊंगा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था, जो काफी जो है नामेदार रहा। अगर बात करें तो शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के विधायक सुनील सोनी ने साइबर जो सेल है, साइबर थानों के मामले को यहाँ पर उठाया। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश में कहाँ थानों का निर्माण किया गया है, साइबर सेल का निर्माण किया गया है और इस पर किस तरह की कार्य किया जा रहा है, किस तरह के इस पे लोग हैं, किस रेंज के अधिकारी की इस पे नियुक्ति जो है वो की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जवाब देते हुए गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये कहा कि ये जो है साइबर सेल जो है का निर्माण छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के मुख्यालय में किया गया। अलग अलग जगह सेल के जो लोग हैं वो सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि अलग अलग मामलों में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल पर पूरी छूट होती है कि वो एफआईआर करके इस पूरे मामले में जो मामला साइबर सेल के पास आता है उस पर कार्रवाई करने के लिए वो सक्षम होती है। क्योंकि विधायक सुनील सोनी ने इस बात को कहा था, क्या साइबर सेल जो है एफआईआर करके उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है कि नहीं। तो इस पर विजय शर्मा ने कहा कि जो साइबर सेल है वो पूरी तरह सक्षम है और आने वाले दिनों में इस पे जो कमी है, जो भर्ती प्रक्रिया है वो करके इसको और भी मजबूत करने की कड़ी में जो है आगे काम किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो आगे जो है अलग अलग मुद्दों पर सदन पे जो है वो चर्चा चली। वहीं हम बात करें तो पीएम आवास योजना का मुद्दा आज सदन में गूंजा, जहां एक और जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरह से उसे पूर्ण माना जाए, इस पर सवाल खड़ा किया। वह उन्होंने कहा कि अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में पेमेंट पूरी कर दी गई प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो हालांकि गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा
कि जैसे ही उसका पूर्ण कार्य किया जाता है तो उसका पैसा जो है रिलीज कर दिया जाता है। हालांकि जो फोटो सदन में नेता प्रतिपक्ष दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पुरानी हो सकती है, अभी काम पूरा हो चुका होगा। इसी के साथ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। तीखी नोक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि प्रदेश में 18 लाख आवास जो है बनाने का लक्ष्य वर्तमान सरकार ने रखा था और उसी के तहत जो है काम यहाँ पर जारी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा शून्यकाल यानी 0 आवर पे बिजली, प्रदेश में बढ़ते हुए बिजली का मुद्दा जो है वो यहाँ पर नजर आया। जहां हम बात करें क्योंकि देखिए इस वक्त प्रदेश में लगभग 20 पैसे जो है वो 10 से 20 पैसे जो है बिजली दर जो है घरेलू पे जो है वो वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा जो व्यावसायिक बिजली है उसमें भी 25 पैसे की लगभग जो है वृद्धि यहाँ पर की गई है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने शून्यकाल पे जो है ये मुद्दा उठाया कि प्रदेश में जिस तरह से बिजली के दरों में वृद्धि की गई है, इसका सीधा असर आम जनता, किसानों के जेब पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान है और इसका सीधा असर जो है वो आम जनता के खर्च पर पड़ेगा। लेकिन जब इसका जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया तो इस पर जो है सदन में पहली बार, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य के इतिहास में पहली बार वैसा वक्त आया और सदन में ये नजारा देखने को मिला कि विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के स्थगन लाता है अरुण, और उस स्थगन के बाद वक्तव्य मुख्यमंत्री का आता है और मुख्यमंत्री का वक्तव्य है और उसके बाद विपक्ष हंगामा करना छोड़ करके, उसका विरोध करना छोड़ करके, जो है वॉकआउट करना छोड़ करके उस पर जो है धन्यवाद मुख्यमंत्री का देता हुआ नजर आया। हालांकि इसके वक्त में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी ऐसी स्थिति प्रदेश में नहीं है, मामूली ही वृद्धि जो है बिजली दरों पर जो है वो की गई है, सामान्य वृद्धि जो है मुख्यमंत्री ने बताया। अरुण एक बात और कि हम पूरे सदन की कार्यवाही की अगर बात करें तो विपक्ष हमेशा जो है स्थगन के बाद या तो बहिर्गमन करता है यानी वॉकआउट करता है या जो है हंगामे करता है, नाराबाजी करता है। लेकिन सदन में इस बार जैसे ही नेता विपक्ष ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य से संतुष्टि की बात कहते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया तो सत्ता पक्ष ने भी जो है इसका स्वागत करते हुए ये कहा कि ये संसदीय प्रक्रिया की एक अच्छी पहल है, एक स्वस्थ परंपरा है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के कामों से खुश होता हुआ नजर आ रहा है। राजेश मूणत ने भी इस मुद्दे को लेकर के कहा कि ये अच्छी परंपरा की जो है शुरुआत जो है सदन में देखी गई कि विपक्ष सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट होकर धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए सदन का नजारा इस बार जो धन्यवाद के बाद ही अलग नजर आया। हालांकि तीसरा दिन जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कहीं तीखी नोकझोंक देखने को मिले तो कई सवालों को लेकर के विपक्ष में असंतुष्टि भी जो है देखने को मिली। जी बिल्कुल नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ। गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समीक्षा करेंगे। गंगेश जी, आज जो विधानसभा का सत्र चला जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना कहें या साइबर थानों पर चर्चा या बिजली के मुद्दों पर चर्चा हुई, हम चाहते हैं कि आप इसकी समीक्षा करें। देखिए आज के साथ ही इसके अलावा भी 2-3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि विधानसभा में विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है। और आज भी जैसे साइबर थाने का जो मुद्दा उठा उसको लेकर सुनील सोनी विधायक हैं और उनके साथ विपक्ष के काफी लोग, इस मूणत, अजय चंद्राकर, इन लोगों ने लगातार सत्ता पक्ष के ही मंत्री के सामने सवाल खड़े किए। तो एक ये जो दिखाई दे रहा है इसमें ये निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष की भूमिका है वो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ही विधायक दिखाई दे रहे हैं। अनुज शर्मा ने कल भी एक बड़ा मुद्दा उठाया था, आज भी एक बड़ा मुद्दा उठाया, तो इसमें कहीं ना कहीं असंतोष दिखाई देता है। इसके पहले हम लोग जब पिछले 15 साल का देखें, जब डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल हुआ करता था, मुख्यमंत्री होते थे जी, उस टाइम देवेंद्र पटेल अक्सर ये इस तरह से मुद्दे उठाते थे, बाकी विधायक और मंत्री शांत रहते थे और सत्ता के जो मंत्री है उनके समर्थन में अक्सर बचाव करते दिखाई देते जब विपक्ष हमला करता था। इस बार खासतौर पे तीन दिन का जो कार्रवाई में लगातार देख रहा हूँ, आज के साथ ही सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग ही जवाब दे रहे हैं और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो बहुत कई जगह पे तल्खी से भी सवाल कर रहे हैं। जैसे आज कई सुनील सोनी ने साइबर थाने वाले मामले में बहुत तल्खी, मतलब काफी तल्खी वाली स्थिति आ गई थी। उसके बाद AI
टूल को लेकर, जैसे एआई वर्ल्ड डे है आज, एआई वर्ल्ड डे को लेकर जैसे चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके समर्थन में सत्ता पक्ष के लोग भी आ गए थे जी। तो इस तरह की जो चीजें दिख रही है वो भी एक संकेत देती है कहीं न कहीं जो सरकार चल रही है। लेकिन गंगेश जी, लोग जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस तैयारी कर रही थी, लग ये रहा था कि कांग्रेस सदन में हंगामा करेगी, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी सत्ता पक्ष खुद ही अपने विधायकों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर आज एकदम बहुत ज्यादा ही दिखाई दिया। मुझे तो लगता है जो प्रश्नकाल था उसमें केवल एक सवाल विपक्ष का था, बाकी 4 सवाल जिस पे चर्चा हुई वो सत्ता पक्ष का ही था और सत्ता पक्ष के लोग ही अपने मंत्री को घेर रहे थे। तो ये एकदम क्लियर संकेत आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें विधायकों पर संतोष है और जैसा पुराना बैकग्राउंड अब तक रहा 17-18 महीने का जो अभी तक का रहा है सरकार का कार्यकाल, उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष तो खैर चूंकि भाजपा में अनुशासन की बात रहती है तो खुलकर नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती हैं, एक्शन में दिखता है। और विधानसभा है तो विधानसभा में जो दिख रहा है, और खासतौर पर जो सीनियर जो पहले मंत्री रह चुके हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, जिनको अपने वर्तमान के मंत्रियों को सपोर्ट करना चाहिए, वो तो भी सवाल करते हो, तल्खी के साथ सवाल करते हुए दिखाई दिए। ये बड़ी चीज है। तो इसमें गंगेश जी क्या मान लिया जाए कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उनमें मुद्दे पर चर्चा होती है, सत्ता पक्ष ने भी अपने विधायकों के साथ चर्चा की थी, क्या सत्ता पक्ष अपने विधायकों को उस वक्त संतुष्ट नहीं कर पाया था, या फिर उस वक्त हो सकता है कि जो विधायक हैं उन्होंने मंत्रियों से सवाल नहीं किए होंगे? निश्चित तौर पर एक बात ये भी आ रही है, ये तो मतलब खासतौर पर सदन के बाहर भी ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो चर्चा में ये भी बात आ रही है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अभी वे विधायक की भूमिका में हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। एक तो ये बात आ रही, दूसरा उनको भी अपने अस्तित्व को, अपने महत्व को बना के रखना है। तो मुझे लगता है कि ये इस अवसर का फायदा उठाकर वो जानबूझकर आक्रामक होकर सामने आ रहे हैं, ताकि जो अभी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं या जो भी उनके भाजपा के रणनीतिकार हैं, उनको चीजें समझ में आए कि कहीं उन्होंने चूक तो नहीं की है, क्योंकि अभी देखिए 2 मंत्री पद खाली है जी, और उसमें सुनने में भी आ रहा है 4 मंत्री पद और बदल सकते हैं। उसको लेकर मुझे लगता है इसमें परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो सीनियर मंत्री हैं या जो ऐसे विधायक जो जिनको लगता है कि वो मंत्री के रेस में हैं जी, तो उनको कुछ इसमें परफॉर्मेंस जैसा एक दौड़ जैसी दिखाई दे रही है इस विधानसभा में खासतौर पे। गंगेश जी, प्रधानमंत्री आवास योजना तो बीजेपी की एक बड़ी योजना रही है, चाहे केंद्र की माने चाहे राज्यों की माने, अगर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नाकामी कही जाए? निश्चित तौर पर बीजेपी का आपको याद होगा कि जैसे ही बीजेपी सक्रिय हुई थी पिछले कार्यकाल में, 4 साल तो मतलब 5 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल के 4 साल बीजेपी निष्क्रिय थी और बीजेपी जैसी सक्रिय हुई थी चुनाव के वक्त 1 साल पहले, तो पहला मुद्दा ये उठाया था उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। घर घर जाके लोगों ने फॉर्म भराया था और ये वादा किया था जनता से, भाजपा के लोगों ने, कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको मकान बनवा के देंगे। लेकिन पिछले 18 महीने में जो स्थिति बनी है और उसके आंकड़े पे से और क्योंकि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी कहती थी कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने दे रहे हैं भूपेश बघेल, आज सरकार उन्हीं की, फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी जी हाँ, वही बात है कि सत्ता पक्ष लोग भी इस पे सवाल उठाने में शामिल हैं कि उनको मतलब खुद ही एक्सपोज करना है कि उनके मंत्री जो है इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो और उस पे जैसे भी ग्रामीण पंचायत मंत्री थे विजय शर्मा, उनसे शहर का भी सवाल पूछा गया तो वास्तव में दे नहीं पाए थे। तो उस समय वो थोड़ी सी awkward स्थिति आ गई, शहर की स्थिति बताने को मैं कोई सक्षम नहीं था उस समय विधानसभा में। तो ऐसी जो चीजें, ऐसी पॉइंट निकाल के पूछना कहीं ना कहीं ये जो है उस रेस का हिस्सा लगता है मुझे, कि जिसमें उनके जो रणनीतिकार है, भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं केंद्रीय स्तर पे, जो तय करेंगे आगे कि अभी किनको मंत्री और बनाना है और किन किन मंत्रियों को बदलना है, तो उनके सामने ये अपना एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि अभी जो मंत्री हैं वो सक्षम नहीं है। ये एक संदेश तो जा रहा है इससे। जी बिल्कुल। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार बीजेपी जिस तरीके से हावी रही, कांग्रेस पर विपक्ष में थी बीजेपी, लेकिन आज सत्ता पक्ष में बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के लिए मुद्दा बन गया जिसमें ना सत्ता पक्ष संतुष्ट है उससे, ना विपक्ष संतुष्ट है उससे? निश्चित तौर पर देखिए, बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है कि 18 लाख आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कांग्रेस के शासनकाल में ही स्वीकृत थे। उसमें से कांग्रेस ने 10 लाख बनाने का दावा किया अपने कार्यकाल में, लगभग 10 लाख के आसपास, और उसके बाद बचे हुए 8.5 लाख अब तक बन जाने चाहिए थे 18 महीने में। ये तो पहले चरण की बात थी। इसके बाद जो सेकंड चरण शुरू होना था, उस तक अभी बात पहुंच ही नहीं पाई है। पहले चरण के मामले में मुझे लगता है आज जो चर्चा हुई उसमें भी ये बात उभर के सामने
कि कांग्रेस ने जो बना के दिए उसके बाद बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो पाया है। ग्रामीण और पंचायती विकास विभाग जो है कोई ज्यादा उसमें वर्किंग नहीं कर पाया, जबकि पिछली बार टीएस सिंहदेव जब थे ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री, उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये भी एक मसला सामने आया कि अभी अगर ग्रामीण पंचायत मंत्री है तो वो क्या कर रहे हैं, उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए, या कहीं या ऐसी इस तरह की स्थिति ना बने कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार में अंदर, क्योंकि भाजपा में चीजें बाहर जल्दी से निकल के नहीं आती, अंदर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति या कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, भाजपा कहीं ना कहीं अपना डिसिप्लिन और अनुशासन रखती है और पार्टी में कार्रवाई भी होती है। साइबर थानों को लेकर जो चर्चा हुई है, क्या साइबर थानों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई? अगर साइबर थाने बढ़ते हैं तो क्या साइबर ठगी के मामले कम हो जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण था आज विधायक सुनील ने उठाया। उन्होंने कहा और उससे ये बात स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश के लिए एक थाना है केवल, और बाकी जगह में सेल की स्थापना की गई है। एफआईआर कराने की बात आती है तो घूमना, मतलब बहुत भटकना पड़ता है लोगों को, और सिंगल एक थाने में है तो पूरे प्रदेश के लोग कैसे आके रायपुर में आके एफआईआर करा सकते हैं। सेल की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, उसमें भी एकदम मतलब शुरुआती स्तर पर वर्किंग हो रही है। इसको लेकर अनुज शर्मा ने भी इस बात को लेकर एक मुद्दा उठाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर भी स्थिति है। उनके साथ कोई इस तरह का मामला आया था तो 15 दिन तक खुद विधायक भटकते रहे अपना एफआईआर कराने के लिए। ऐसी नौबत अगर इस सरकार में आ रही तो कहाँ है आपका गृह मंत्रालय, कैसे काम कर रहा है? जी बिल्कुल, बिजली के मुद्दे पे भी गंगवानी जी चर्चा हुई है। सवाल सत्ता पक्ष की ओर से ही पूछा गया है, क्या बिजली वृद्धि से क्या नुकसान हो जाएंगे? जो अगर वृद्धि हो रही है तो आम जनता पर कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर देखिए, बिजली वृद्धि एक ऐसा मसला है। पिछली सरकार ने हाफ बिजली करके लोगों को काफी राहत दी थी, और उसमें अभी भी वो राहत हालांकि लोगों ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, उसको कंटिन्यू ही किया है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि आम जनता जो बिजली खपत करती है उसकी तुलना में औद्योगिक उद्योगों में ज्यादा बिजली खपत होती है। लेकिन जब टैरिफ बढ़ेंगे और खपत भी ज्यादा रहती है, इसका मतलब उनको उत्पादन के लिए बिजली ज्यादा लगती है। और अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्पादन लागत पे इसका असर पड़ता है, तो उससे उद्योग भी प्रभावित होगा और आम लोग भी परेशान होंगे उसमें। ये तो पूरे प्रदेश की जनता को प्रभावित करने वाला इशू है। इसको भी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को इसमें संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, और इस तरह की टैरिफ बढ़ाने के बजाय कुछ और सब्सिडी जोड़ के या कुछ इस तरह का उसमें योजना बनाना चाहिए, ताकि भार उसमें कुल मिला के जनता पे न पड़े और बहुत ज्यादा उद्योगपतियों पे भी न पड़े कि वो अपनी यूनिट चलाने में परेशानी उनको महसूस हो। जैसे गंगेश जी, कई राज्यों में क्या स्थिति है? बिजली जैसे दाम बढ़ाए भी गए हैं, बिजली की रेट बढ़ाए भी गए हैं, तो अगर 100 यूनिट तक जो है उनका 90 रुपए बिल आता है, उससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा आता है। इस तरीके से व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी कर सकते, कई राज्यों में व्यवस्था देखने को मिली है। बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में करने की जरूरत है। और खासतौर पर देखिए, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं और क्या सरप्लस बिजली है, तो बिजली के मामले में तो आपको बिल्कुल उद्योगों के लिए खासतौर पे नए उद्योग तभी आपके यहाँ आएंगे जब आप सस्ती बिजली रखेंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आसानी से उनको सारे परमिशन मिल जाए। यहाँ पे एक बड़ा कारण ये कि हर बार बड़े बड़े समिट होते रहे। हम तो बनने के बाद से लगातार देख रहा हूँ कि मतलब बिजनेस के लिए बड़े बड़े समिट का आयोजन तो होता है और एमओयू भी होते हैं, लेकिन उद्योग नहीं लगता प्रदेश में। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बाद में पता चलता है कि यहाँ पे लागत कितनी ज्यादा आ रही है, उसमें सरकारी अमला भी उसमें शामिल है, अधिकारियों का व्यवहार भी उसमें शामिल है। कई उद्योगपति ये बोलकर लौट जाते हैं कि आसानी से कई सारे परमिशन यहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीजें जिसको लेकर उद्योग विभाग को अपना वर्किंग और सुधारने की जरूरत है, और उद्योग मुझे लगता है मुख्यमंत्री के हाथ पे ही है, तो उनको इस बात को लेकर ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत है कि वो इन सब चीजों में फोकस करे। जी बिल्कुल, नदीम मेमन जी के पास जाऊंगा, हमारे साथ ब्यूरो हेड नदीम जी जुड़े हुए हैं। नदीम जी, आज आपने देखा विधानसभा की जो कार्यवाही हुई थी, उसमें जो विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक सवाल पूछ रहे थे, विपक्ष की तरफ से सवाल नहीं पूछे गए थे, क्या विपक्ष ने हंगामा नहीं किया? देखिए अरुण, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी ने बताया कि इस पूरे सदन की कार्यवाही में अहम हिस्सा सत्ता पक्ष का भी नजर आ रहा है। विपक्ष की भूमिका पे, क्योंकि अपने ही सरकार के खिलाफ जो है सवाल लगा करके सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक नजर आ रहे हैं। पूरे सदन की कार्यवाही में आक्रामक रूप अगर देखने को मिलता है तो अजय चंद्राकर जो है वो हर सवाल पे जो है सवाल करते हुए नजर आते हैं। सत्ता पक्ष के सवाल पर साथ देते हुए विपक्ष के लोग नजर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए जहां विपक्ष अपनी रणनीति के साथ मानसून सत्र में तैयार है, वहां सत्ता पक्ष भी अपने सवालों के साथ सत्ता पक्ष को जो है वो आईना दिखाते हुए जो है वो दिख रहा है। अरुण, नदीम, जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे हैं, विपक्ष ने साथ दिया, क्या इन विधायकों की क्लास लग सकती है? क्या सत्ता पक्ष के विधायकों को नोटिस जारी कर सकती है? देखिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए सदन ही, विधानसभा का के अंदर ही जो है अपनी बात को रखने का एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि देखिए सदन के अंदर ही जो सत्र के दौरान होता है, विधायक अपनी खुलकर बात जो है वहां पर रखता है, मुद्दे अपने क्षेत्र के जो है वो रखता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कार्रवाई, हालांकि बीजेपी, देखिए बीजेपी में जिस तरह से जिक्र कर रहे थे गंगेश जी कि वहां अंदर भीतर खाने क्या चल रहा है और किस तरह की स्थितियां हैं, ये आसानी से खुलकर सामने नहीं आती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने देखा, आज ही देखने को ये मिला कि एक धड़ा सत्ता पर जो है वो स्थगन में जो है सारे विधायक जो है खड़े होकर के स्थगन के अस्वीकार करने को लेकर के विरोध करने खड़े हो गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के उस पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष इसका फायदा उठाते हुए तुरंत जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों दलों में ये देखने को मिल रहा है कि जो आपसी असंतोष है वो खुलकर सामने जो है इसके जरिए जो है वो अरुण सदन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नदीम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गंगेश जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपनी सरकार से सवाल किए, उसमें विपक्ष ने भी उनका साथ दिया है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।